साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी को इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीच में ज्योग्राफी के सिलेबस के अंतर्गत हमने 2 यूनिट की वीडियो कंप्लीट कर ली थी। आज यूनिट 3 का इस वीडियो में आपका स्वागत है। यूनिट 3 में कृषि के बारे में पढ़ेंगे और प्रमुख फसलों के बारे में पढ़ेंगे और आपकी कपास और गन्ना जो आपकी पशुधन है उसकी सभी विषय की संबंधित समस्याएँ उन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। बिना किसी देर के बिना किसी डाउट के अपने इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यूनिट 3 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। वेलकम है लर्निंग विद तेजल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना अमूल्य समय छोड़कर इस क्लास से देखने के लिए जुड़े तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूनिट 3 के इस नोट्स के इस वीडियो में स्वागत है। पूरी डिटेल से नोट्स करने वाले तो बिना किसी देर के बिना किसी डाउट के पहले ये नोट्स आपके दिखाई दे देंगे। थोड़े बेसिक ज़्यादा है, यानी कि ये बेसिक है तो इनको हम नहीं करेंगे, इनको थोड़ा सा हम एडवांस लेके एडवांस वाले पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बिना किसी देर के एडवांस वाले पढ़ते हैं। तो ये रहे आपकी कृषि के संपूर्ण नोट्स। वैश्विक कृषि प्रणालियाँ, प्रमुख फसलें और संसाधन और प्रवर्धन का संश्लेषण 2026 में किस प्रकार का है किस प्रकार नहीं है, तो ये आप देख सकते हैं। तो आपको बिना किसी देर के बिना किसी डाउट के इस वीडियो से जुड़ जाना है। अपनी क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं इसी वक्त इसी समय बिना किसी वक्त गवाए। तो विश्व की सामाजिक आर्थिक संरचना में कृषि सबसे मूलभूत मानवीय गतिविधि के रूप में स्थापित है, जो न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है, यानी कि विश्व के सामाजिक और आर्थिक संरचना में कृषि सबसे मूलभूत मानवीय गतिविधि के रूप में स्थापित है, जो केवल यानी कि खाद्य यानी कि सिर्फ भोजन का ही निर्माण नहीं करती। खाद्य का मतलब होता है भोजन का ही कार्य नहीं करती, बल्कि ये वैश्विक कार्य बल्कि बड़े हिस्से को आजीविका भी प्रदान करती है। यानी कि ये एक खाद्य सुरक्षा यानी कि कुछ देश ऐसे होते हैं जो सिर्फ खाने के लिए ही फसल का उत्पादन नहीं करते, बल्कि वह अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए भी फसल का उत्पादन करते हैं। तो आजीविका भी प्रदान करती है, यानी कि अलग तरीके से आजीविका प्रदान करती है। यानी कि मनुष्य सिर्फ खाना खाने से ही उसका जीवन यापन नहीं होता है, उसे कपड़े भी खरीदने पड़ते हैं और अपने घर के परिवार के लिए अलग अलग कार्य भी करने पड़ते हैं, तो उसके लिए उसे अन्य वस्तु भी खरीदनी पड़ती है। तो वह अपनी फसल के बदले में उससे जो पैसे आते हैं उससे वह फसल यानी कि दूसरा सामान खरीद सकता है। तो इस प्रकार आपको समझना है। तो कृषि को फसलों और पशुधन की उद्देश्यपूर्ण देखभाल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि कृषि को फसलों और पशुधन के उद्देश्यपूर्ण देखभाल के रूप में देखा जा सकता है। आप सभी को याद रखना, जो वर्तमान में विश्व के लगभग 60% जनसंख्या का समर्थन करती है, यानी कि लगभग 60% जनसंख्या का समर्थन आपकी कृषि करती है और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 4% का योगदान करती है। यानी कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के अंतर्गत आपकी जो होती है उसमें लगभग आपका ये कार्य करने का कार्य करती है। ठीक है। एंड पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्रफल का बात की जाए तो आपके 39% क्षेत्र में 37% क्षेत्र पर आपकी कृषि की जाती है। ठीक है। एंड वैश्विक कार्य बल का लगभग इसको क्या कहते हैं 24% होता होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, 24% क्षेत्र में ये की जाती है। वहाँ पर 24 था या कितना था, एक बार थोड़ा सा ये आपका 27% या 28% होता है। ठीक है, अगर आप इसको अराउंड 30% मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप अराउंड 30% मान सकते हैं। ठीक है। एंड इस प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ है। कृषि भूगोल का अध्ययन केवल फसलों के उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बात का विश्लेषण करता है कि कैसे मिट्टी, जलवायु, स्थलाकृति और मानवीय तकनीकें मिलकर विभिन्न कृषि क्षेत्रों का निर्माण करती है। यानी कि आपके कृषि भूगोल का जब अध्ययन किया जाता है केवल फसलों के तक ही उत्पादन के सीमित नहीं होती है, बल्कि ये विश्लेषण करता है कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, जलवायु कैसी होनी चाहिए और मानवीय तकनीकें कैसी होनी चाहिए, जिससे कि फसल का उत्पादन अच्छे तरीके से हो सकते हैं। यह प्रतिवेदन विश्व के कृषि प्रकारों, प्रमुख फसलों के भौगोलिक दशाओं, पशुधन वितरण और समकालीन खाद्य सुरक्षा चुनौतियों का एक विस्तृत और विशेषज्ञ स्तरीय विश्लेषण प्रस्तुत होता है। इसमें वर्ष 2000 ये कितना 2024 से कितना है 2024 से 2026, ये 26 लास्ट वाला 26 है आपका, कि कृषि चक्रों के नवीनतम आंकड़ों और भविष्य के रुझानों को समाहित किया गया है, ताकि वैश्विक कृषि परिदृश्य की एक व्यापक समृद्ध विकसित की जा सकती है। तो इस प्रकार आपके 2026 के जो आंकड़े थे उनको हमने पढ़ने का कार्य किया है। आगे पर बात करते हैं आपके बीच में। तो आप जो यहाँ पर जो मीनिंग है यानी कि आपका जो यानी कि जो आपकी गिनती है जो आपको समझ नहीं आ रही होगी, तो 1 ऐसे लिखा जाता है, 2 ऐसे लिखा जाता है और आपका 3 ऐसे लिखा जाता है और 4 ऐसे लिखा जाता है आपका, और 5 आपका ऐसे लिखा जाता है
और ये आपका 6 लिखा जाता है, ये आपका 7 लिखा जाता है। मैंने आपको सही बताया था लगभग 7। तो मैंने मेरी क्योंकि पढ़ाई हुई है तो इसलिए मैंने सही बताया था आप सभी को, ठीक है। तो आपको समझ नहीं आएगा तो 8 ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो सभी विद्यार्थी लगभग 10 तक कंपल्सरी रहती है संस्कृत आपकी। 9th ऐसे लिखा जाता है, 10th ऐसे लिखा जाता है, फिर आपकी आगे ऐसे लिखा जाता है, तो आप समझ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके विषय में विश्व के कृषि प्रदेश और विटिल्स का वर्गीकरण, ठीक है। तो अब आगे बात कर लेते हैं। कृषि प्रणालियों का वर्गीकरण करना एक जटिल कार्य है, यानी कि इनका वर्गीकरण करना एक जटिल कार्य माना जाता है, सभी को याद करना है। आगे बात की जाए तो यानी कि ये एक अच्छा कार्य नहीं होता है कि ये बता पाना कि कृषि कैसी होगी कैसी नहीं होगी, ये बता पाना किसान के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये प्राकृतिक सांस्कृतिक कारकों के बीच नियंत्रण होने वाली एक अंतःक्रिया है। यानी कि ये नहीं बताया जा सकता कि मेरी फसल में 50 क्विंटल गेहूँ होंगे। ये तभी बताया जा सकता है जब फसल पूरी पक जाती है और उसको एक ऐसी सुरक्षित स्थान पर रखा जा सकता है, क्योंकि कभी भी बारिश आ सकती है और कभी भी आंधी आ सकती है, तो इसलिए कहीं भी ये कभी भी खराब हो सकती है। तो ये क्या है, आप सभी ने पढ़ा होगा, तो 1936 है, ठीक है। आप सभी को पढ़ना है। 1936 में डेरवेंट विटेल्सी ने कृषि भूगोल के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी शोध पत्र यानी मेजर एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द अर्थ प्रकाशित किया था। ये आपको याद रखना है कि विटेल्स का वर्गीकरण कैसा है। तो विटेल्स का वर्गीकरण आपको ये समझाना है, उसका अर्थ ये आप दे सकते हैं, ठीक है। कृषि का जिसमें भौगोलिक सीमाओं के भीतर कृषि की कार्यात्मक विशेषताओं को समझने के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। विटेल्सी का मानना था कि एक कृषि क्षेत्र वह स्थान है जहाँ फसलों के प्रकार, उत्पादन के तरीके और भूमि उपयोग में स्पष्ट समरूपता पाई जाती है। तो ये आपके विटेल्सी का कथन था, तो आप सभी ने समझने का प्रयास किया होगा। आगे हम बात करते हैं आपके बीच में कृषि वर्गीकरण के 5 बुनियादी आधार। तो आपके एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आएगा कि कृषि वर्गीकरण के 5 बुनियादी आधार बताइए संक्षिप्त वर्णन के साथ। तो आप सभी को बता देना है, इस प्रकार आपको बताने का कार्य करना है, ठीक है। आगे बात करें तो विटेल्सी ने विश्व को विभिन्न विटेल्सी का वर्गीकरण मान सकते हैं या आप इसको कृषि वर्गीकरण के 5 बुनियादी आधार मान सकते हैं। तो विटेल्सी ने विश्व को विभिन्न कृषि प्रदेशों में विभाजित करने के लिए 5 प्रमुख संकेतों का उपयोग किया था, जिन्हें आधुनिक भूगोलवेत्ता अभी भी प्रासंगिक मानते हैं। इन संकेतों के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि किसी क्षेत्र विशेष में कृषि का स्वरूप निर्वाह आधारित या वाणिज्यिक आधारित होना चाहिए। निर्वाह यानी कि आपका निर्वाह आधार यानी जीवन निर्वाह के साथ साथ आपका वाणिज्य यानी व्यापार करने का कार्य भी आपकी कृषि करनी चाहिए। यह नहीं कि आपका सिर्फ घर का ही गुजारा करती है। तो गुजारा निर्वाह भी आधारित होनी चाहिए या वाणिज्य आधारित, यानी घर का भी निर्वाह होना चाहिए और उसके परिवार का निर्वाह भी होना चाहिए, ठीक है। आपको समझने का प्रयास करना है। तो फसल और पशुधन संघ ये एक संकेतक कृषि और पशुपालन के बीच के अंतर संबंधों का दर्शाता है कि कई क्षेत्रों में पशुओं का उपयोग श्रम की दक्षता बढ़ाने और खाद्य प्राप्त करने के लिए कहता है। यानी कि जब एक किसान अपने घर में फसल का उत्पादन करता है तो वो चारा होता है, तो चारा अपने पशुओं को डालता है। पशु जब खाते हैं तो उससे जो गोबर करते हैं उस खाद से फसल एक अच्छी होती है, तो इसलिए यह प्रक्रिया एक अच्छी मानी जाती है, खाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जबकि अन्य क्षेत्रों में वे मांस और दूध के प्राथमिक स्रोत होते हैं। तो कृषि आपका प्राथमिक क्षेत्र होती है और आपका पशुपालन भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के बारे में आपने सेकेंड सेमेस्टर पढ़ा होगा, उसमें आपका टॉपिक माना जाता है। इसमें आपका वो टॉपिक नहीं, इसलिए टॉपिक के रिलेटेड पढ़ेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। एंड पूंजी और श्रम की तीव्रता, कृषि में निवेश की जाने वाली पूंजी और मानवीय श्रम की मात्रा ये निर्धारित करती है कि कृषि का प्रकार गहन है या विस्तृत है। यानी कि कृषि का प्रकार गहन है या विस्तृत, यानी कृषि एक छोटे क्षेत्र में है या बड़े क्षेत्र में, ये आपका निर्धारण करती है। श्रम प्रधान खेती अक्सर निर्वाह आधारित होती है, जबकि मशीनीकरण और उच्च पूंजी निवेश से वाणिज्यिक कृषि की पहचान होती है, ठीक है। तो ये आपने सभी ने 2 पॉइंट पढ़ लिए होंगे। अब तीसरे पॉइंट के ऊपर चलती हैं, ठीक है। तो कृषि की उत्पादकता समान फसलों के लिए भी अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादन की विधियाँ भिन्न हो सकती है। यानी कि कृषि की उत्पादक यानी कि कुछ भूमि में अच्छी फसल होती है तो कुछ भूमि में खराब फसल होती है, तो उससे मिट्टी के अनुसार उस जलवायु के अनुसार आपको फसल का बुआई करनी चाहिए, तभी आपको एक अच्छी फसल प्राप्त हो पाएगी। आगे बात की जाए आपके बीच में विधियाँ भिन्न भिन्न हो सकती है। उत्पादकता का स्तर इस बात पर निर्भर करता है, यानी कि उत्पादकता का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि क्या पारंपरिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है या आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। यानी कि यह आपकी ये बताती है कि क्या कृषि पहले के पारंपरिक यानी कि नारा बेसा गाड़ी गाड़ी से नहीं हल से हो रही है या नवीन जो आपके ट्रैक्टर ट्रॉली जैसी भी इनके अंदर कैसी हो रही है। तो ये आपको ये दक्षता के बारे में बताने का कार्य करती है। उपभोग का पैटर्न, उपभोग का पैटर्न का अर्थ क्या है, तो आप देखेंगे उपभोग का पैटर्न का अर्थ है कि
उत्पादित फसलों का उपयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा है, यानी कि जो फसलें उत्पादित हो रही है उसका उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। क्या किसान अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए फसल उगा रहा है, यानी निर्वाह कृषि। यानी कि जो निर्वाह कृषि कौन सी होती है, जो अपने परिवार के लिए निर्वाह कृषि कहती है। या बड़े पैमाने पर वाणिज्य बाजार में बेचने के लिए वाणिज्य कृषि कर रहा है, यानी कि उपभोग का पैटर्न होता है। आपके सिंपली एग्जाम में पूछा गया उपभोग का पैटर्न कृषि के अंतर्गत किस प्रकार है, तो आपको समझना है कि मनुष्य फसल का उत्पादन अपने परिवार के लिए कर रहा है या उसको वाणिज्य व्यापार करने के लिए किया जा रहा है। इस प्रकार के वितरण को समझने के लिए उपभोग के पैटर्न का उपयोग किया जाता है, यानी कि फसल की दक्षता को पढ़ने का अध्ययन ही आपका उपभोग कहलाता है। कृषि के विधियों और तकनीकें, कृषि की विधियों और तकनीक के बारे में बात की जाए तो इसमें भूमि की जुताई, सिंचाई की व्यवस्था और फसल चक्र जैसी तकनीक पहलू शामिल है। यानी कि कृषि की विधियाँ और तकनीकी, इसमें भूमि की जुताई भी शामिल होती है, आपकी कृषि की विधियों के अंतर्गत आती है। ये फसल चक्र आता है जिससे तकनीक आती है आप सभी की, ठीक है। आधुनिक युग में ये संकेतक जैव प्रौद्योगिकी और सटीक खेती के और स्थानांतरित कर रहा है, तो आप सभी को समझने का प्रयास करना है। 6 पॉइंट भी हमने, ये 5 पॉइंट ही आपका, ठीक है, 5 पॉइंट। तो इसमें आपको समझने का प्रयास करना है। तो ये कृषि की विधियाँ कैसी होती है तो इसके बारे में बताता है। विश्व की प्रमुख 13 फसलों की बात की जाती है तो विश्व की 13 प्रमुख फसलें आती है। तो ये आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि चलवासी पशुचारण क्या है, व्यापारी पशुपालन क्या है, स्थानांतरित कृषि क्या है, चावल विहन क्या है। तो ये सब आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं सिंपली। तो इन 5 संकेतों के आधार पर, यानी जो ऊपर हमने 5 संकेत पढ़े, इनके आधार पर ब्रिटिश ने विश्व को 23 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। आपके तो ब्रिटिश इन्होंने 23 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। यह प्रदेश मानव समाज की अपनी पर्यावरण की प्रति अनुकूल क्षमता और तकनीक के विकास के स्तर को दर्शाता है। ये विश्व की प्रमुख 13 फसलें हैं, इसके बारे में वो डिटेल से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो कृषि प्रणाली, यहाँ पर आपकी कृषि प्रणाली आएगी, ठीक। कृषि प्रणाली कैसी है, तो ये आपका यहाँ पर ही आएगा। थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए। इसमें आया कृषि का प्रकार आपका, और इसमें कृषि की मुख्य विशेषता आएगी आपकी। तो मुख्य विशेषता होती है वह आएगी, और इससे नेक्स्ट में आएगी आपकी क्या आएगी, उससे नेक्स्ट में आएगी आपकी भौगोलिक वितरण, ये कहाँ पर की जाती है। तो ये सभी पढ़ने का प्रयास करना है आप सभी को, कहीं पर कुछ भी डाउट आपके बीच में नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं आपके बीच में क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले बात करने वाले चलवासी पशुधन। तो चलवासी पशुधन क्या होता है, तो नोमिडेटिक रीडिंग क्या होता है, यानी कि चलवासी पशुधन क्या होता है। तो पशुओं के साथ चारे और पानी की तलाश में प्रवास आदि पर निर्वाह करता है। चलवासी पशुधन क्या होता है कि जब आपके गांव में व शहर में जब रेवड़ वाली आती है, रेवड़ वाली यानी कि अपने भेड़ को चराने के लिए आपके क्षेत्र में आती है, तो उसको चलवासी पशुधन कहते हैं। यानी कि वह अपना भोजन भी साथ रखती है और अपने जो भेड़ बकरी है वह भी साथ में रखती है, ठीक है। चलवासी पशुधन उसे कहा जाता है। ये आपकी सहारा मरुस्थल में होती है, सहारा अफ्रीका में होती है, मध्य एशिया में होती है, यूरेशिया की स्टेपीज में होती है। तो आपको बता कर आना है। इसकी विशेषताएं बात की जाती है, पशुपालन के साथ चारे व पानी की तलाश में प्रवास आदि निर्वाह गतिविधियाँ करती है। आगे बात की जाए आपके व्यापारी पशुपालन। व्यापारी पशुपालन एक आपका होता है, कौन सा पशुपालन होता है उसको कहते हैं, तो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। स्थायी बोर्डों में पशुपालन वैज्ञानिक और बाजार नोमिकी। तो व्यापारी पशुपालन आपका क्या होता है, तो स्थायी बाड़ों यानी कि अपने घर की बाड़ों में ही पशुपालन रखा जाता है। वैज्ञानिकों बोझा यानी कि जो लोग होते हैं जो अपने अपने ही क्षेत्र में अपने भेड़ बकरियों को रखते हैं, उन्हें एक वैज्ञानिक विधि से बड़े करते हैं और उन्हें एक अच्छा खाना पीना देते हैं। तो जिससे क्या है कि जल्दी बड़े हो जाती है और एक अच्छा मांस उनसे प्राप्त होता है, एक अच्छी उपज उनसे प्राप्त होती है। आपकी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना में होती है, ठीक है। अब बात करते हैं स्थानांतरित कृषि। तो वनों को जलाकर भूमि साफ करना, मृदा उर्वरता घटने पर। तो स्थानांतरित कृषि क्या होती है, ठीक है। स्थानांतरित कृषि की बात की जाए तो वनों को जलाकर भूमि साफ करना और मृदा उर्वरता घटने पर स्थान बदलना। तो यानी कि आपकी अलग अलग क्षेत्र बदलकर जब कृषि की जाती है, और वहाँ के वनों घास को जलाकर उनकी राख के ऊपर जब कृषि की जाती है तो उसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। आपकी अमेजन बेसिन, कांगो, दक्षिण पूर्व एशिया में होती है। पारंपरिक स्थायी कृषि, तो एक स्थान पर लंबे समय तक साधारण औजारों से खेती करना। तो पारंपरिक कृषि क्या होती है, यानी कि आपने एक फसल पर बाजरे का बुआई की, अगले साल भी बाजरे की बुआई की, उससे अगले भी साल भी बाजरे की बुआई की, इस प्रकार आप लगातार 3 वर्ष तक एक ही फसल की बुआई करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि उसे पारंपरिक स्थायी कृषि कहा जाता है। आपकी उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, मध्य अमेरिका में होती है, ठीक है। आप यूरोप या आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
एंड चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। तो ये आपके लिए दोनों हार्ड भी होंगे और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी होंगे। चावल प्रधान गहन निर्वाह क्या होती है, तो उच्च जनसंख्या घनत्व वाले छोटे भू जोत मानवीय श्रम की अधिकता होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको उच्च जनसंख्या घनत्व देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग निवास करेंगे, छोटे छोटे भू जोत मिलेंगे, यानी छोटे छोटे खेत मिलेंगे, और मानवीय श्रम की अधिकता, यानी यहाँ पर लोगों को बेरोजगार बहुत ज़्यादा होती है, मानवीय श्रम यानी बेरोजगार बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पर। ठीक है, लोग चावल गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत ये होता है। ठीक है, मानसूनी एशिया आपकी भारत, एशिया, चीन, वियतनाम में होती है। ठीक है, चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि तो ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, गेहूँ, मक्का और बाजरे की प्रधानता। तो चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि और आपका चावल प्रधान, तो प्रधान और आपके दो, ये आपको दो शब्द याद रखने, प्रधान और आपका विहीन, ये दो शब्द आपको याद रखने। प्रधान होता है यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है, यानी प्रधान के नीचे व्यक्ति ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा होता है। जब जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा होगा तो वहाँ पर क्या होगा, बेरोजगार ज़्यादा होगी, और वहाँ पर उच्च जनसंख्या घनत्व होगा। तो प्रधान वहाँ पर होता है, तो प्रधान 10 व्यक्तियों के नीचे होता है, ऊपर होता है, तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी। वो विहीन, जो विहीन यानी वो अलग होता है, तो उस पर कम वर्षा होती है, वहाँ पर गेहूँ, मक्का और इनकी बाजरे की प्रधानता होती है। तो आपकी उत्तरी चीन, मध्य भारत और पश्चिमी एशिया में होती है। व्यापारी बागानी कृषि, इसके बारे में बात की जाए तो आपके इसमें व्यापारी बागानी कृषि के अंतर्गत बात की जाए तो ये एक फसल निर्यात आधारित खेती उपनिवेश काल की देन है। ब्राज़ील और आपकी भारत, ब्राज़ील में कॉफ़ी का उत्पन्न होता है, और भारत में चाय का, और मलेशिया में रबड़ का उत्पादन होता है। ठीक है, तो एक फसल निर्यातक आधारित खेती उपनिवेश काल की देन मानी जाती है। उपनिवेश काल यानी कि आपके अंग्रेजों की देन मानी जाती है। तो इस पर आपको सुनिए अभ्यास करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो व्यापारिक और बागानी कृषि के लिए तो भूमध्य सागरीय कृषि हम कर लेते हैं। ठीक है, भूमध्य सागरीय कृषि हम कर लेते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि हम करने का प्रयास करेंगे। भूमध्य सागरीय कृषि तो खट्टे फलों और अंगूर की खेती होती है, यहाँ पर अत्यधिक विशिष्ट होती है। तो खट्टे फलों से, तो ये वहाँ पर जब 12th में आप पढ़े होंगे, ज्योग्राफी होगी तो आपको पढ़ा होगा, वहाँ पर भूमध्य सागरीय कृषि में बियर भी फेमस होती है। खट्टे आपकी फलों से बियर बनाई जाती है, यहाँ पर आपकी किशमिश बनाई जाती हैं, ये बनाई जाती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आपके भूमध्य सागरीय, आप समझ चुके होंगे। व्यापारिक अनाज कृषि, कॉमेरिकल ग्रीन, तो मशीनीकृत खेती, समशीतोष्ण घास के मैदान गेहूं की प्रधानता, उत्तरी अमेरिका, फ्रीज, रूस के स्टेज। व्यापारिक फसल एवं पशुपालन, तो नीचे वाले आपके लिए वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, अगर करना चाहते तो कर लेना, तो वैसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपके सिलेबस में नहीं दी गई है। ठीक, सिलेबस में आपकी शायद दी गई है मेरे से, फिर भी आपको कर लेना। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली, हम वैसे भी आपका नोट्स की क्लास ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्लास तो है नहीं आपके लिए। ठीक है, तो आपकी वैसे तो इम्पोर्टेंट है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली क्लास नहीं है। ठीक है, तो व्यापारिक अनाज कृषि तो मशीनीकृत खेती, समुद्र में घास के मैदान में गेहूं की प्रधानता व्यापारिक अनाज कृषि मानी जाती है। तो उत्तरी अमेरिका के फ्रीज, रूस के स्टेप 20 व्यापारिक पशुपालन होती है। तो निर्वाह फसल एवं पशुपालन, तो सौ उपभोग के लिए विविध फसलों और पशुओं का पालन, मध्य यूरोप, रूस के कुछ भागों में व्यापारिक दुग्ध पशुपालन, शहरी बाजारों के पास दूध और डेयरी उत्पादन का उत्पादन डेनमार्क, नीदरलैंड, अमेरिका में होता है। विशिष्ट बागवानी यानी कि शहरी मांग के लिए सब्जियां, फलों और का उत्पादन करना, जैसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप, अमेरिका, अंटार्कटिका में आपकी विशिष्ट बागवानी कृषि होती है। तो ये वैसे समझने का प्रयास तो आपने किया होगा नीचे वाली कृषि के लिए, अगर आप फिर भी नहीं समझ पाए तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करने का प्रयास भी करूँगा। ठीक है, तो हमारा कार्य है कि आपको समझाना। तो निर्वाह एवं फसल एवं पशुपालन किया था स्व उपभोग के लिए, यानी कि अपने उपभोग के लिए विविध फसलों को पशुपालन, यानी कि अपने उपभोग के लिए कई प्रकार की फसलों का उत्पादन करना और कई प्रकार की भेड़ बकरियों का पालन करना निर्वाह फसल करना कहलाता है। निर्वाह फसल या पशुपालन कहलाता है। व्यापारिक दुग्ध पशुपालन, शहरी बाजारों के पास दूध और डेयरी उत्पादन का उत्पादन करना, यानी कि शहरों को दूध का सप्लाई करना, निर्यात करना और एक अच्छी व्यापारिक बनने का कार्य करना व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कहलाता है। विशिष्ट बागवानी की बात की जाए तो शहरी मांग के लिए सब्जियां, फलों और फूलों का उत्पादन करना विशिष्ट बागवानी फूलों का उत्पादन कहलाता है। तो यह सभी का प्रयास करना है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझ चुके होंगे। तो विटेल्सी ने इस वर्गीकरण की एक बड़ी सीमा यह थी कि सांस्कृतिक, संस्थागत और राजनीतिक कारकों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया था, जो आधुनिक कृषि निर्णयों में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर भी ये आज भी वैश्विक कृषि प्रणाली को समझने के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत ढांचा बना हुआ है। तो इस प्रकार को समझने का प्रयास करें। आगे हम आपके डिटेल से बात कर लेते हैं। तो क्लास आपकी लंबी चलेगी, आप सभी को पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप सभी ने देख लिया होगा क्लास लगभग 40-50 मिनट की आपकी क्लास है। तो प्रमुख वैश्विक फसलें, भौगोलिक दशाएं, उत्पादन प्रवृत्तियाँ। तो विश्व की कृषि अर्थव्यवस्था कुछ चुनिंदा फसलों पर टिकी है, जो कृषि, खाद्य सुरक्षा और औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति करती है। आधुनिक कृषि विज्ञान ने फसलों की भौगोलिक सीमाओं का विस्तार दिया है, लेकिन पारंपरिक भौगोलिक कारक अभी भी उनकी सफलता के मुख्य निर्धारक है। ठीक है, अब चावल के बारे में बात कर लेते हैं। 28 7 6 5। ठीक है, चावल के बारे में बात करेंगे हम सबसे पहले। तो आपके लिए जो सिलेबस में दिया गया है उन सब फसलों को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक है। चावल मानसूनी एशिया का आधार। चावल आपके लिए एग्जाम इम्पोर्टेंट, चावल और गेहूँ का क्वेश्चन आपके लिए 100% क्वेश्चन आएगा। तो उसके लिए मैं आपको एक लास्ट में एक आसान उपाय बताऊंगा, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। वो अगर आप करके आते हैं तो आपके एग्जाम में 100/100 क्वेश्चन आ गए। चावल विश्व की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, जो वैश्विक कैलोरी आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा है प्रदान करती है। यह एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल है, जिसे थर्मोफिलिक माना जाता है, जिसका अर्थ है कि इसे विकास के निरंतर उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसको एक उच्च तापमान और उच्च वर्षा की भी आवश्यकता होती है। इसे थर्मोफिलिक भी माना जाता है, जिसका अर्थ है कि इसे विकास के निरंतर उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। भौगोलिक आवश्यकताएं, तो तापमान की बात की जाए तो तापमान कितना चाहिए, तो इसके लिए तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस या 80 ज़्यादा अधिकतम आपका डिग्री, अधिकतम 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 6 7 8 9 लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। ठीक है, 20 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच आपका तापमान होना चाहिए। यह पाले पृष्ठ के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, यानी कि इसे सर्दी की आवश्यकता होती है और पाले की आवश्यकता होती है। पाले की नहीं, पाले यानी कि आपका धूर कह सकते हैं, धूर या कोहरा कह सकते हैं इसको। ठीक है, वर्षा, इसे प्रतिवर्ष से 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा की आवश्यकता होती है। जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ सिंचाई अनिवार्य है, यानी कि जिस क्षेत्र में आपकी वर्षा कम होती है वहाँ आपकी सिंचाई की आवश्यकता इसको भरपूर रूप से होती है। फसल के पारंपरिक चरणों में खेतों में पानी का जमा होना आवश्यक है। मिट्टी जल धारण करने की क्षमता वाले गहरे जलोढ़ या चिकनी मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो आप सभी याद रखना, चावल के लिए कौन सी फसल इंपॉर्टेंट है, तो ये आप सभी को लिख कर आने का प्रयास करना है, तो इसलिए आपको सुनने का प्रयास भी करना है और एग्जाम में लिख कर आने का प्रयास भी करना है। तो उत्पादन में नवीनतम आंकड़े FAO और USDP के आंकड़ों के अनुसार 2024 से 26 के विपणन वर्ष में वैश्विक चावल उत्पादन 463.3 मिलियन टन की रिकॉर्ड स्तर पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। तो ये कुछ कृषि के प्रमुख निर्यातक देश, उत्पादक देश में देख सकते हैं। भारत का इसमें प्रतिशत है लगभग 28%, चीन का लगभग 27%, बांग्लादेश का लगभग 7% और इंडोनेशिया 6% आपकी। ठीक है, और वियतनाम आपका 4%। कुल उत्पादन मिलियन टन की बात की जाए तो भारत लगभग 242 मिलियन टन करता है और ये आपका करता है 246। ठीक है, और ये आपके लिए वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर करना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको स्किप भी कर देना। ठीक है, भारत और चीन मिलकर वैश्विक चावल उत्पादन को आधे से अधिक हिस्सा उत्पादित करते हैं। भारत में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में इसकी फसलें की जाती है। आपके
पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। तो इसको क्या करना है, आपको ये मैप में दर्शाना है। तो मैप में किस प्रकार दर्शाना है आपको, तो यहाँ पर जगह खाली नहीं है, लेकिन आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जगह तो मिल जाएगी, ये मिल गई जगह ही, कोई टेंशन नहीं है, जगह मिल गई है, अब समझा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा कार्य आपको है समझाना, और हम समझा कर रहेंगे आपको। क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर कैसे आएंगे वो नंबर मेरे को पता है कि एग्जामिनर कहाँ पर नंबर काटता है, कहाँ पर नंबर नहीं काटता है। तो ये आपको भारत का मैप है, वैसे हमने सही बनाया, लेकिन थोड़ा सा नीचे वाला थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। ये इधर वाला थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। और आपका मानचित्र हमने वैसे सही बनाया एकदम, ठीक है। तो ये आपका मानचित्र है। तो आपको क्या करना है कि आपके पेपर में आपको मानचित्र बनाना आना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको मानचित्र बनाना सीखना है। सबसे पहले मानचित्र बनाना सीखना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा होती है, तो उत्तर प्रदेश में लिख देना है, यानी कि आपको नीचे बॉक्स लगाने 3, ठीक है, 1 2 3, 3 लगाने, ठीक है। तो इसमें एक में आपकी सबसे न्यूनतम लगाना है, न्यूनतम यानी कम, वो एक इसमें सबसे ज़्यादा वाला, वो इसको एकदम गहरा कर देना है, इसको सबसे ज़्यादा गहरा कर देना है, इसको थोड़ा सा कम करना है, इसको तो थोड़ा सा कम करना है। तो यहाँ पर आप जहाँ पर, जैसे आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश से आपको यहाँ पर ज़्यादा डार्क कर देना है, और आपको यहाँ पर मान लीजिए तेलंगाना भी होती है थोड़ी बहुत, तेलंगाना भी यहाँ पर भी होती है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर डार्क कर देना है। आपका पश्चिम बंगाल में होती है थोड़ी बहुत, यहाँ पर डार्क कर देना है, और आपको यहाँ पर थोड़े थोड़े कम 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 कर देने हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिख देना चावल निर्यातक देश। तो इस पर आप देख कर आएंगे तो आपकी एग्जाम में 132, यानी कि 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो 10 नंबर से 10 क्वेश्चन मिलेंगे, तो 20 का होगा तो 20 में से 20 क्वेश्चन आपके मिलेंगे पूरे पूरे सही सही। तो इस प्रकार आपको मैप में दर्शाना है। इस प्रकार गेहूँ की बात की जाए तो गेहूँ आपका उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है, और आपका पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है, तो आपको वहाँ पर गेहूँ वाले में यहाँ पर डाल कर देना है, और चावल वाले में यहाँ पर मैंने जो बताया वहाँ पर कर देना है। कपास आपकी बांग्लादेश में होती है, या फिर गुजरात वाले क्षेत्र में होती है, और आपकी यहाँ पर होती है, यहाँ पर डाल कर देना। जूट की बात में बात किया, जूट आपकी होती है, जूट होती है आपकी, जूट 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 उड़ीसा में, यहाँ पर कर देना, ठीक है, यहाँ पर कर देना है, ठीक है, बात कर लेंगे। लेकिन मानचित्र एक बार बनाया हुआ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, वैसे क्लास को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो चावल वाले हमने कर लिया, चावल वाला कर लिया क्या, अभी वो तो पूरा ऊपरा बहुत ज़्यादा है। अभी कॉफ़ी पड़ी है आपकी, चाय पड़ी है, अभी चाय पीनी है, गेहूँ खानी है अभी, तो ठीक है, गेहूँ वाला तो स्पीड से लेंगे क्योंकि क्लास में टाइम हो रहा है। बेसिक स्पीड से नहीं लेंगे, लेकिन समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। गेहूँ विश्व का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अनाज माना जाता है, ठीक है। और इसकी बात की जाए तो ये समशीतोष्ण जलवायु की मुख्य फसल है। इसकी खेती का विस्तार भूमध्य रेखा से लेकर आर्कटिक घेरे के पास तक है, जो इसकी अनुकूल क्षमता को दर्शाता है। तापमान इसकी बुआई के लगभग 20 से 24 डिग्री सेल्सियस और कटाई के समय चमकदार धूप के साथ 20 से 24% डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता आपकी मानी जाती है, ठीक है। और वर्षा आपकी कितनी होती है, वर्षा आपकी 40 से 64 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा होती है। बसंत ऋतु की हल्की वर्षा दाना बनने के लिए लाभदायक है। मिट्टी उपजाऊ दोमट होनी चाहिए, और गेहूँ की सबसे अनुपयुक्त जिसमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होती है। तो ये चावल वाला सेम में थोड़ा बहुत डिफरेंट है आपका, ठीक है। उत्पादन प्रवृत्तियाँ, रूस वर्तमान में दुनिया का शीर्ष गेहूँ निर्यातक बना है। सबसे ज़्यादा गेहूँ का बेचने का कार्य आपका रूस करता है, जबकि भारत और चीन घरेलू खपत के लिए बड़े उत्पादक हैं, यानी कि इनका जो फसल का उत्पन्न होता है वह उनके देश के लोग ही खा लेते हैं, ठीक है। भारत ने 2024 से नहीं, 2024 तो ये इधर वाला है, 2000 ये आपका है 2028 29 या 2024 से, ठीक है, 2024 से नहीं, आपका 1 2 3 4 2025 24, ठीक है। तो ये आपका है तो मिलियन टन, यानी कि
17 मिलियन टन गेहूं का रिकॉर्ड किया है। अमेरिका में 2 मुख्य गेहूं फटियाँ पाई जाती है, शीतकालीन गेहूं बेल्ट यानी विंटर वेट बेल्ट और वसंतकालीन गेहूं बेल्ट बुवाई के समय के आधार मानी विभाजित है। ठीक है, आपसे याद देना तो ये तो मैंने बताया था, वो आपको बनाकर दर्शा देना है, आपकी एग्जाम अगर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, चाय एक सदाबहार झाड़ी है जिसका प्रयोग सुपीदार पेय पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। ये एक श्रम प्रधानता बागानी फसल है जिसमें पत्तियों का हाथ से तोड़ने के लिए बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तापमान आपका लगभग 21 से 9 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। इसकी वृद्धि के लिए अनुकूल पाया जाता है। पालाच की पत्तियों के लिए हानिकारक, यानी कि जब आपका कोहरा पड़ता है, कोहरा आपके लिए चावल के लिए तो लाभदायक होता है, लेकिन चावल के लिए तो लाभदायक है, लेकिन चाय के लिए हानिकारक है। चाय के लिए ही हानिकारक माना जाता है। चाय के लिए पारा हानिकारक होता है। तो पारा आपको याद है ना, पारा पाला है, पाला नहीं पाला, पाला 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 करना, पारा नहीं करना, पाला या कोहरा कह सकते हैं इसको, कोहरा। ठीक है, असली को करना है तो इस प्रकार आपको समझना है। वैसे चाय की रुचि कैसी होती थी, एक आपकी महारानी जो थी वह अपने बगीचे में बैठी थी, तो उसके ऊपर चाय का एक पौधा था। तो जब वो दूध पी रही थी, पहले राजा महाराजा दूध पीती थी, तो वह उसकी पत्ती उसके दूध में पड़ जाती है, तो उसका स्वाद अच्छा लगता है, तो वो सोचती है कि ये क्या है, इससे तो मेरा दूध का स्वाद बढ़ गया। तो इस प्रकार आपकी चाय की रुचि होती है। वैसे एक बहुत बड़ी कहानी है, वो कभी आप है ना अपने स्टूडियो में तभी सुनाएंगे आपको। ठीक है, तो शॉर्ट बता दिया आपको। आगे चीन में शीर्ष चाय उत्पादक, यानी सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कौन से राज्य करते हैं, यानी जिले कौन से देश करते हैं, तो चीन करता है सबसे ज़्यादा आपका। ठीक है, लगभग 2700 टन के लगभग करता है, और 1300 टन भारत करता है, और आपकी 470 CTI विधि के द्वारा आपका केन्या करता है। श्रीलंका आपकी करती है 260 लगभग। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपका चीन करता है। कॉपी की बात की जाए तो कॉपी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्लास को तो चलती रहेगी क्लास आपकी, वैसे आज 1 घंटा क्लास होगी आपकी लगभग। ठीक है, तो कॉफ़ी दुनिया की सबसे लोकप्रिय पेय फसलों में से एक है, जिसकी खेती मुख्य रूप से कॉफ़ी बेल्ट है भूमध्य सागर के उत्तरी और दक्षिणी में लगभग 24 डिग्री के बीच की जाती है। आसपास देखना है, तापमान आपका 24 डिग्री से नहीं 14 डिग्री से 24 डिग्री के बीच मध्य माना जाता है। इसे सीधी तेज धूप से बचाने के लिए छायादार पेड़ों जैसे केला के साथ लगाया जाता है। यानी कि जब आप ये कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है तो उसको एक दूसरी फसल के पास में लगाया जाता है, जिससे कि इसको धूप से नुकसान का सामना ना करना पड़े। मिट्टी लोहे पोटाश से भरपूर समृद्ध ज्वालामुखी मिट्टी जैसे ब्राज़ील की टेरा सिरोक्सा कॉफ़ी के लिए उत्कृष्ट है। उत्पादन परिदृश्य ब्राज़ील कॉफ़ी का निर्विवाद राजा है, जो विश्व की कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा उत्पादित करता है। वियतनाम दूसरे स्थान पर है, जो मुख्य रूप से रोबस्टा किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन करता है, जबकि इंडोनेशिया की कॉफ़ी अरेबिका है। तो आपकी इथोपिया की है, ठीक है, इथोपिया में इंडोनेशिया नहीं है, इथोपिया ये आपकी अरेबिका आपको याद है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बात कर लेते हैं कपास के बारे में। कपास भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे सफ़ेद सोना कहा जाता है, गुजरात में भी होती है आपकी। ठीक है, ठीक है, गुजरात में होती है। कपास एक प्रमुख रेशे वाली फसल है। इससे आपके क्या होते हैं, जो कपड़े होते हैं वो कपड़े आपकी इसी के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि जिन कपड़ों की बुनाई होती है वो कपास के ही पौधों के से प्राप्त की जाती है। ये एक उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय फसल है, जिसे तैयार करने के लिए लंबे समय तक गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। तो आपके गुजरात में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो आप सभी को याद रखना है। आगे बात की जाए आपके बीच में, तो तापमान आपका लगभग 29 ने की से 30 डिग्री के बीच सेल्सियस बीच होता है। कपास के लिए कम से कम 210 पाला मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है, यानी कि पाला नहीं पड़ना चाहिए। पाला की बात की जाए, आपका कोहरा नहीं पड़ना चाहिए। कोहरा यहाँ पर अगर पड़ जाता है तो इस फसल का नुकसान हो जाता है, क्योंकि गुजरात में कोहरा बिल्कुल भी कम पड़ता है। आगे बात की जाए तो 40 से 200 सेंटीमीटर होती है वर्षा की आवश्यकता। फसल पकाने के लिए शुष्क और चमकदार धूप वाला मौसम चाहिए होता है। मिट्टी दक्कन के पठार की गहरी काली मिट्टी में कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, क्योंकि इसमें नमी की बनाए रखने की अद्भुत होती है। यानी कि यहाँ पर लगातार अगर 20-30 दिन तक आप पानी का
छिड़काव नहीं करेंगे तो भी ये अपने पानी अपनी ज़मीन के अंदर भिगो कर रखती है। प्रमुख उत्पादन व्यापार एसडीटी आपकी 2024-26 के अंतर्गत आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपकी ब्राज़ील अमेरिका पर चढ़कर दुनिया का सबसे बड़ा कपास निर्यातक बनने की ओर अग्रसर है। फिर याद रखना है तो कपास वाला कर सकते हैं। वैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो क्यों करें इसको, इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। ये आपको आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको आंकड़े याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन आपको चीन करता है, भारत करता है, बाद में ब्राज़ील, बाद में अमेरिका करता है। अब गन्ना है लास्ट आपका, तो गन्ना के बारे में बात कर लेंगे। क्लास को चलते हुए लगभग हो गए 35 मिनट। क्लास अभी थोड़ी और लंबी चलेगी, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ी सी क्लास लंबी चलाएंगे हम। तो कर लेते हैं बात गन्ना की। गन्ना एक लंबी अवधि की फसल है, लगभग 10 से आपकी 18 महीने, जो बांस परिवार से संबंधित है। यह न केवल चीनी का मुख्य स्रोत है बल्कि एथेनॉल, ये आपका एक होता है एसिड नहीं होता, आप कहते हैं इसको, साइंस वाले स्टूडेंट बताएंगे इसको क्या कहते हैं। साइंस वाले स्टूडेंट तो यहाँ पर नहीं होंगे। माध्यम से जैव ईंधन का भी एक महत्वपूर्ण आधार बन रहा है। भौगोलिक आवश्यकता की बात की जाए तो आपकी जो तापमान लगभग 18 डिग्री से 37 डिग्री 34 डिग्री के बीच में होना चाहिए। 28 डिग्री से 28 नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं यार, कितना है ये इधर वाला थोड़ा सा भी ठीक नहीं, लगभग आप मान के चलिए लगभग 29% से 34% के बीच में आवश्यकता होती है। एंड वर्षा आपकी 200 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। सुविधा होने पर यह शुष्क क्षेत्रों में भी बेहतर परिणाम देती है। मिट्टी उपजाऊ जलोढ़ या दमट मिट्टी जिसमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, तो आपकी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में ज़्यादा होती है। तो ये इसमें देश ब्राज़ील ऊपर है, पानी भारत आपका, वन यूरोपीय संघ है, बाद में आपका चीन है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। अब पशुधन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पशुधन आपका क्या होता है, तो पशुधन के बारे में बात की जाए तो आपके इसमें पशुधन एक कृषि प्रणाली का मुख्य अनिवार्य है जो विश्व के लगभग हर कोने में पाया जाता है। पशुपालन न केवल भोजन, मांस, दूध, अंडे प्रदान करता है बल्कि यह परिवहन, खाद्य और कच्चे माल, ऊन सब का भी उत्पादन करता है। यानी कि पशुपालन कृषि पर आधारित होता है, यानी कि कृषि अगर नहीं होगी तो पशुपालन के लिए चारा प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपको पशुपालन कृषि पर आधारित होता है। आप सभी को याद रखना है, जो विश्व के लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है। इसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि पशुपालन से हमें दूध प्राप्त होगा, मांस प्राप्त होगा, अंडे प्राप्त होगा, बल्कि इनके द्वारा बहुत से अलग अलग कार्य भी प्राप्त होते हैं, कार्य भी किए जा सकते हैं और एक अच्छा प्रदर्शन भी ये करते हैं। तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इससे आपका परिवहन भी किया जा सकता है, खाद्य भी किया जाता है, और कच्चे माल जैसे ऊन चपड़ा का भी स्रोत मानी जाती है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको ये इतना बुक्स याद रखना है। पशुपालन के प्रकार और निर्वाह बनाम वाणिज्यिक। तो पशुपालन के मुख्य रूप से दो श्रेणी में विभाजित किया जाता है, चलवासी पशुधन और व्यापारी पशुधन। चलवासी पशुधन तो अलग अलग स्थानों पर जा जाकर जो पशुधन करते हैं उसे चलवासी पशुधन करते हैं। एक आपका पशुधन होता है, ये आपकी पशुधन होती है। एक पशुधन और होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। चलवासी पशुधन ये आदिम निर्वाह गतिविधि है जहाँ चरवाहे अपने पशुओं के साथ प्राकृतिक चारागाह की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। यह प्रणाली सहारा रेगिस्तान, मध्य एशिया और हिमालय जैसे दुर्गम क्षेत्रों में प्रचलित है, जहाँ पशुओं की गुणवत्ता अक्सर कम होती है, वो उत्पादन की स्वयं की जरूरतों के लिए होता है। तो आपका प्रजनन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जब पशुधन किया जाता है उसे चलवासी पशुधन कहा जाता है। व्यापारिक पशुपालन की बात की जाए तो आपके बीच में इसकी बात की जाए तो व्यापारी पशुपालन आपका ये एक आधुनिक, वैज्ञानिक और वो बाजारोन्मुखी, बाजार से हटकर गतिविधि है। बाजारोन्मुखी, बाजार से रिलेटेड अलग हटकर नहीं, बाजार से रिलेटेड आपकी बाजार से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पशुओं को विशाल रेंज में पाला जाता है, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में पाला जाता है और एक ही क्षेत्र में पाला जाता है। चारे पाने की वैज्ञानिक व्यवस्था की जाती है, यानी कि इनको दवाइयाँ दी जाती है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें बहुत जल्द ही बढ़ा करके बेच दिया जाता है और एक अच्छी उपज, एक अच्छी इनकम प्राप्त कर ली जाती है। स्वास्थ्य और प्रजनन पर भारी निवेश किया जाता है। स्वास्थ्य यानी कि इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है और इनके तो पीढ़ी प्रजनन यानी कि इनके जीव जो उत्पन्न होते हैं उनके ऊपर एक अच्छा निवेश किया जाता है। ये मुख्य रूप से आपकी अमेरिका, अर्जेंटीना, आपके ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया में इनके अंतर्गत होती है। तो वैश्विक पशुधन ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है आपके लिए। ठीक है,
एक महत्वपूर्ण दृष्टि यह है कि वर्तमान में पालतू पशुओं का कुल द्रव्यमान पृथ्वी के सभी जंगली, स्तनधारी और पक्षियों के कुल द्रव्यमान से कहीं अधिक है, जो विश्व के परिस्थितियों और तंत्र पर कृषि के गहरे प्रभाव को दर्शाता है। विश्व की कृषि संबंधी समस्याएं और चुनौतियां। आधुनिक कृषि एक बहुआयामी संकट के दौर से गुजर रही है। जलवायु परिवर्तन, तो ये आपका कितना कंटेंट हो रहेगा, इतना कंटेंट, ठीक है। निष्कर्ष हम नहीं पढ़ेंगे, इतना कंटेंट हो रहा है आपका, फिर हम क्लास एंड कर लेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट थोड़ा सा नाराज है, तो समझ आते हैं आपके लिए, थोड़ा सा हम समझ आते हैं, ठीक है। जलवायु परिवर्तन दिखता, वैसे ये भी आपके लिए वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, तो कर लेते हैं। तो 2024 को इतिहास के सबसे गर्म वर्षों में से एक माना जाता है। इसकी कृषि पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। तो 2024 में कृषि पर सीधा प्रभाव आपके जलवायु का पड़ा था। ये सबसे गर्म वर्ष भी माना जाता है आपका। सुधार रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गर्मी वैश्विक खाद्य प्रणाली को खाई किनारे पर कर रही है। यानी कि आप जब पढ़ रहे होंगे तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही होगी, तो गर्मी जब ज़्यादा पड़ती है तो इससे फसलों को नुकसान होता है, क्योंकि हम जब धूप में निकलते हैं तो हमारी स्किन काली पड़ने लग जाती है। तो फसल की तो आप सोचो कि उसकी तो क्या हालत होती है, लगभग वो 6 से 7 घंटे जब गर्मी में रहेंगी तो वह उस फसल का क्या हाल होगा। तो इसलिए आपको समझने का प्रयास करना है। आगे डिटेल से बात करें तो श्रमिकों की उत्पादकता दक्षिणी एशिया और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में किसान साल के 240 दिनों तक बाहर काम करने के लिए मजबूर रहते हैं, असमर्थ हो सकते हैं, जिससे उत्पादन तर्क बाधित होता है। पशुधन पर तनाव, 24 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का तापमान पशुओं में हीट स्ट्रेस पैदा करता है, जिससे दूध की गुणवत्ता गिरती है और मृत्यु दर बढ़ती है। फसल की क्षति, 30 डिग्री सेल्सियस के बाद में अधिकांश फसलों की कोशिका भित्ति कमजोर होने लगती है और मक्का और गेहूं की पैदावार में पहले ही कुछ स्रोतों में 10% तक की गिरावट देखने को मिलती है। आगे बात की जाए मृदा क्षरण और भूमि क्षरण, तो एफ की द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार मानवीय गतिविधियों ने वैश्विक कृषि के आधार को हिला दिया है। क्षरण का पैमाना लगभग 1.6 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि, जो वैश्विक भूमि का 10% तक गंभीर रूप से संरक्षित हो चुकी है। शहरी विविधता पिछले 2 दशकों के में शहरी क्षेत्रों में हुआ है। सबसे उपजाऊ कृषि भूमि आपकी कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो गई है। सूखा लगभग आपका 2000 के बाद में सूखे की घटना में आपकी 29% की वृद्धि हुई है। विकासशील देशों में सूखे से होने के वाले 82% नुकसान की मार कृषि क्षेत्र में पड़ी है। जल संकट बारे में बात की जाए, जल संकट जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, लेकिन जल संसाधन तेजी से समाप्त हो रहे हैं। बच्चों पर 2024 तक दुनिया के लगभग 920 मिलियन से अधिक बच्चे अत्यधिक जल संकट वाले क्षेत्रों में रह रहे हैं, जिसकी उनकी पोषण सुरक्षा प्रभावित हो रही है। भूजल का अत्यधिक दोहन, सिंचाई के लिए भूजल के तर्कहीन उपयोग ने कई क्षेत्रों में जल स्तर को, थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। खाद्य सुरक्षा की मैंने बात की जाए, खाद्य सुरक्षा की का अर्थ है कि केवल पेट भरना ही नहीं बल्कि पोषण युक्त भोजन का निरंतर पहुँच सुनिश्चित करना है। कि ये नहीं कि जब आपने फसल का उत्पादन किया तो 1 से 2 महीने के लिए आपको वह फसल सफिशिएंट रही और आप 8 महीने भूखे रह कर निकालते, तो वो आपके लिए पोषण के लिए सही सुविधाजनक नहीं माना जाता है। तो एक ऐसी खाद्य सुरक्षा होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति 12th महीने अपने भरपेट और एक अच्छा भोजन प्राप्त करिए, तो उससे खाद्य सुरक्षा की अवधारणा कहा जाता है। इसके 4 स्तंभ भी माने जाते हैं आपके, वो भी पढ़ने का प्रयास करेंगे हम। 4 स्तंभ है, 1 2 3, ठीक है, 4, ठीक है। ऊपर बता, तो भोजन की भौतिक उपस्थिति आपकी उत्पादन भंडार और व्यवहार से संबंधित व्यापार से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन के कारण फसल विफलता हो, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान हुआ है। तो ऊपर वाली बात की भोजन की भौतिक उपस्थिति, यानी कि भोजन का एक उत्पादन और भंडार व्यापार व्यक्तियों के पास और भारत के लोगों के पास हुआ था। पहुँच की बात की जाए, भोजन प्राप्त करने के लिए आर्थिक और भौतिक संसाधन, यानी कि आय बुनियादी ढांचा, यानी कि सभी व्यक्तियों के पास अपने भोजन को प्राप्त करने की पहुँच होती है, यानी मुद्दा स्फीति। तो ये आप इधर वाला अगर करना चाहते हो कर सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत उपयोग
शरीर द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण, स्वच्छता, पानी स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल करना आपका उपयोग होना चाहिए। यानी कि एक अच्छी भोजन का आपको ग्रहण करना चाहिए, एक अच्छी फसल का आपको उत्पादन करना चाहिए और इसे एक अच्छी तरीके से प्राप्त करना चाहिए। स्थिरता के समय के साथ भोजन की निरंतर उपयोगिता और पहुँच झटकों के प्रति लचीलापन आपको देखने को मिल रहा है। तो स्थिरता यानी कई क्षेत्रों में आज के समय में भोजन प्राप्त करना एक बहुत बड़ा मुश्किल कार्य हो गया और श्रम बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है। तो फॉर बेडस दृष्टिकोण वैसे ये नीचे वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर फिर भी पढ़ना चाहते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो अब तक हमने जो पढ़ा वो नीचे निष्कर्ष में आपको देखने का मिल जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके बीच में चैप्टर पूरा नहीं होगा, अभी आपके बीच में 5 मिनट हम और क्लास लेंगे आपके बीच में। वो सिंपल कंटेंट है, वो सिर्फ आसान भाषा वाला कंटेंट है, उसको रीड करेंगे हम सिर्फ। तो ये तो आपका होता है समाप्त। अब थोड़ा सा रिविजन कर लेते जो कि हमने अब तक पढ़ा। इसका वीडियो लर्निंग विद तेजल के टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको। तो यूनिट 3 में आ जाती है। मार्क्स बिल्कुल नहीं करेंगे, हम बिल्कुल रीड करते हुए चलेंगे। निर्वाह कृषि किसे कहा जाता है? तो ये कृषि मुख्य रूप से किसान और उसके परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की जाती है। इसके अंदर छोटे खेत, पारंपरिक उपकरण, कम उत्पादन, स्थायी उत्पादन होता है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश के अंतर्गत होती है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए दिस टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर इज डन मेनली टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर एंड इज फैमिली। इट इज practicative small farms with traditional tools and low productivity। वाणिज्य कृषि यानी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, इस कृषि का उद्देश्य बाजार में बेचने के लिए उत्पादन करना होता है। बड़े खेत, आधुनिक मशीनें, अधिक उत्पादन, लाभ कमाना मुख्य फसलें के लिए वाणिज्य कृषि यानी व्यापारिक कृषि कहा जाता है। तो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर इज द प्रेडिकेटेड फॉर द सेलिंग क्रॉप्स इन द मार्केट। इट इज यूजेज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। मिश्रित कृषि किसी का, तो एक फसल में उत्पादन भी करना और पशुपालन करना। मिश्रित कृषि होती है जैसे खेती प्लस डेयरी होती है। तो पशुओं से खाद प्राप्त करना और खाद से एक अच्छी फसल का उत्पादन करना आपका मिश्रित कृषि होती है। रोपण कृषि किसे कहते हैं? तो इसमें एक ही फसल बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, जैसे चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना। वे भारत, श्रीलंका, मलेशिया में होती है। प्लांटेशन इज एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स द ग्रोइंग ए सिंगल क्रॉप ऑन ए लार्ज स्टेट सच एज टी, कॉफी, रबर, इट इज इत्यादि। गहन कृषि, तो गहन कम भूमि पर अधिक उत्पादन करना उद्देश्य होता है। इसका अधिक श्रम और सिंचाई। विस्तृत कृषि एक बहुत बड़े क्षेत्र में की जाती है जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है। आपकी वैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में होती है। विश्व कृषि क्षेत्र है, तो मानसूनी कृषि क्षेत्र में यह क्षेत्र एशिया में पाया जाता है। मानसूनी कृषि क्षेत्र मुख्य धान, गेहूँ फसल होता है। भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र में इसकी ये क्षेत्र भूमध्य सागर के आसपास पाया जाता है, जैसे जैतून, अंगूर, संतरा की कृषि की जाती है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको 100/100 लगा सकते हैं आप। इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको कर लेना है। प्रेरित कृषि, तो ये आपकी यूएसए, कनाडा में होती है। स्टेबल कृषि आपकी रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान में होती है। जैसे गेहूँ जो आपकी उष्णकटिबंधीय कृषि आपकी चाय, कॉफी, रबड़ के लिए होती है। तो मर्सरी कृषि आती है। चावल आपका विश्व की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, लगभग 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के माध्यम में होती है। वर्षा लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर। मिट्टी आपकी चिकनी होनी चाहिए। वो बाढ़ चीन, बांग्लादेश में होता है। ऊंचाई वाला स्थान होता है, निचले क्षेत्र वाला स्थान होता है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख सकते हैं। तो इसे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए रीड करूँगा मैं, तो इसी हिंदी मीडियम वाले के लिए भी कर लेते हैं। तो गेहूँ शीतकालीन रबड़ रबी फसल है, रबड़ नहीं रबी फसल है, विश्व की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। उत्पादन की विविधता से भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। भारत, अमेरिका, रूस, कनाडा में होती है। तो टेम्परेचर आपका 10 से 25 सेंटीमीटर होता है। चाय आपकी चाय एक महत्वपूर्ण पेय फसल है, यानी कि इसको बात किया था। ये भारत की असम में, दार्जिलिंग में होती है। चीन, श्रीलंका में होती है। कॉफ़ी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ब्राज़ील, कोलंबिया, भारत में होती है। और कपास भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो रीड कर लिया इनको। अब पशुधन, आपको पशुधन वगैरह से यहाँ से है कि उन पालतू पशु जानवरों से हैं जिन्हें मनुष्य आर्थिक, सामाजिक और कृषि कार्यों के लिए पालता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊँट, गधा, घोड़ा। पशुधन के प्रकार, दुग्ध पशु, गाय भैंस दूध प्राप्त करने वाले होते हैं। जैसे प्रकार की बात की जाए, चलवासी पशुधन, वे पशुधन आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपसे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है। मांस पशु ये होती है। बारहवें पशु ये होते हैं आपके ऊन प्राप्त करने वाली भेड़, बकरी ये होती हैं। वो पशुधन से ये प्राप्त किया जाता है, आप सभी देख सकते हैं। तो पशुधन की मुख्य विशेषताएं क्या होती है? तो ये भेड़, बकरी है पशुपालन के प्रकार। तो स्थायी पशुधन एक ही स्थान में होता है। घुमंत पशुधन है, ये होता है आपका सागर की खोज में निकले हुए। वाणिज्य पशुधन, पशुधन वेतन का प्राप्त करने वाले कारक।
और घास भूमि बड़े पैमाने पर पशुपालन होता है। ठीक है, दूध आपको गाय भैंस देती है। कृषि के संबंधित समस्याएं बहुत ज़्यादा है। वैसे ही कृषि अनेक समस्याओं में विभाजित है। प्रमुख कृषि समस्याएं भूमि की समस्या, भूमि का क्षरण होना, वृष्टि की गुणवत्ता में कमी होना, जल की कमी, सिंचाई की कमी होना, भूजल का अत्यधिक दोहन होना। ठीक है, जलवायु परिवर्तन में आपकी नियमित वर्षा होती है, सूखा, बाढ़, तापमान में वृद्धि होती है। तकनीक कमी यानी आधुनिक तकनीकों की कमी होती है, कीट एवं आपके लिए। तो वैसे हमने इसके बारे में रीड कर लिया है। तो ये आपके जो खाद्य सुरक्षा के कारण है उनको ये रीड कर सकते हैं। आपके बेसिक नोट्स है, इनको और कभी भी ज़रूर रीड करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। तो इतना क्लास में टाइम नहीं है। जो कंटेंट यहाँ पर पढ़े थे इससे अच्छा कंटेंट है वहाँ पर उधर उस स्लाइड में बढ़कर आ गए। तो उम्मीद तो करते हैं कि आज का अपना वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। तो आपको लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि सर क्लास बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट वीडियो किससे मिले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अच्छी वीडियो में अच्छी डेटे किसी साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।